Next topic is limitations of first law of thermodynamics. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, साथ में हमारे पास उस हीट से वर्क डन भी होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉरबिडन नहीं होते, लेकिन वो नेचर में कभी अकर नहीं करते। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो उन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है कि हमारे पास जो हीट होती है वो हमेशा ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोल्ड बॉडी से भी हीट हॉट बॉडी को हमारे पास जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, वो भी इक्वली प्रोबेबल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों हीट जो है आपकी लो बॉडी वाली साइड से हॉट बॉडी वाली साइड को ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती। तो इस चीज़ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो but it fails to reason out why heat never flows spontaneously from cold body to the hot body। और नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है कि जब फ्लाई व्हील को हम रोटेट करते हैं, मतलब हम उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो उसको रोटेशन देने से वो हीटअप हो जाता है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। लेकिन क्या जब वो रेस्ट में आया तो फ्रिक्शन की वजह से वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जब वो रेस्ट में आया तो वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, उसका जो बॉल बेयरिंग है वो हीटअप हो जाता है। तो क्या हम उस हीट को दोबारा से रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस चीज़ को भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों जो हीट जनरेट वहाँ पे हुई, अगेन उस हीट जनरेटेड हीट को हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है हमारे पास कि हम किसी रिजर्वायर में से हीट लेते हैं और उसको हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हीट लॉसेस बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होता है। तो इस तरह की जो हमारे पास मशीन होती है उसको हम परपेचुअल मशीन ऑफ द सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटली वो वर्क में कन्वर्ट होती है, उसमें लॉस देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी अगर मशीन एग्जिस्ट करती है तो उसको हम परपेचुअल मशीन ऑफ द सेकंड ऑर्डर वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस केस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों हम कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों का जो कुछ लिमिट तक आंसर है वो हमारे पास जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें प्रोवाइड करवाता है। इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो है 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम देते हैं। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो केल्विन
स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और तीसरी हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो केल्विन स्टेटमेंट है और जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक जैसी ये हमारे पास होती है। तो इसलिए जनरली हम यहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ इनएनिमेट मटेरियल एजेंसी टू डिराइव मैकेनिकल इफेक्ट्स फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ मैटर बाय कूलिंग इट बिलो द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट सराउंडिंग्स। तो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और हम उस मटेरियल से कोई वर्क या कोई मैकेनिकल इफेक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसको हम जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हम उसका टेम्परेचर कर देते हैं। अगर हम उस मैटर का, उस मटेरियल का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो उस केस में केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि उस केस में हम उस मटेरियल से कोई भी मैकेनिकल इफेक्ट या मतलब उस मटेरियल की हीट से कोई भी मैकेनिकल इफेक्ट नहीं करवा सकते अगर हमने उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि नो साइक्लिक प्रोसेस कैन कन्वर्ट ऑल हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट। मतलब कि हम किसी सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ हीट या जिसको हम हीट रिजर्वायर बोलते हैं, उससे हीट हम लेते हैं और उसको हम जो है वर्क में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बोलता है कि इस प्रोसेस में हमारे पास जो हीट है वो उस रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी हमने हीट किसी रिजर्वायर में से ली उसको हम टोटली वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो पता है हमारे पास कोई भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस नहीं है जो कि किसी रिजर्वायर से ली हुई हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करता है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज सम लॉसेस। ये हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। और फिर हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की। और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो कभी भी जो हीट है उसको हम कोल्डर बॉडी की साइड से हॉटर बॉडी वाली साइड को स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी वी कैन नॉट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू द हॉटर बॉडी। क्योंकि हमने देखा हुआ कि हमेशा हीट जो है हॉटर बॉडी जो हमारे पास होती है उससे कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हीट कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की साइड ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे पास एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि कोल्डर बॉडी से हीट हॉटर बॉडी की साइड ट्रांसफ़र करती है और उसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, वो क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो हीट है
उसको बाहर जो सराउंडिंग है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे है उसको ट्रांसफ़र करता है। लेकिन वहाँ पे हम एक मैकेनिकल वर्क करते हैं, मतलब वर्क करते हैं उस हीट को बाहर निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। लेकिन ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे पास कि हम बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट हायर टेम्परेचर वाली साइड को सेंड करें। तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारे पास कहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थिंग है वो हमारे पास है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये दोनों ही हमारे पास जो इक्विवेलेंट होती है, और इसको हम प्रूव भी करते हैं कि सो दैट स्टेटमेंट गिवन बाय क्लॉसियस एंड स्टेटमेंट गिवन बाय केल्विन प्लैंक्स आर बोथ इक्विवेलेंट। तो दोनों ही इक्विवेलेंट हमारे पास होती है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे इन डायग्राम्स में हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को वायलेट करते हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट वायलेट हो जाती है तो उसको वायलेशन उसकी हम करते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट की भी वायलेशन हो जाती है। मतलब अगर हम एक के बारे में गलत बोलते हैं तो दूसरी भी हमारे पास जो है गलत वहाँ पे हमें मिलती है। तो इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम वायलेशन प्रिंसिपल से उनकी इक्विवेलेंस को देखते हैं। तो हम किस तरह से यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक आर है एक ई है, और इन दोनों ही सिस्टम को आर और ई को हम आर और ई हमारे पास जो है दो डिवाइसेस हैं। इन दोनों डिवाइसेस को हम दो अलग अलग सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम है हमारे पास जो हायर टेम्परेचर पे है, एक सिस्टम है हमारे पास जो लोअर टेम्परेचर पे है। तो सिस्टम 1 हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे है और सिस्टम 2 हमारे पास जो हायर टेम्परेचर पे है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दोनों डिवाइसेस है आर और ई, इनको हम इन दोनों सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने का मतलब कि हम इनको इनके कांटेक्ट में लाते हैं, ना कि यहाँ वायर से हम कांटेक्ट करते हैं। तो इनके कांटेक्ट में हम लाते हैं। आर और ई को हम हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम से भी कांटेक्ट में रखेंगे, मतलब इसके साथ लगा के रखेंगे, और लो टेम्परेचर वाले सिस्टम को भी हम आर और ई से यहाँ पे लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास जो हमारे पास क्लॉसियस की स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे वायलेट करते हैं। वायलेट हम किस तरह से करते हैं कि मान लो हमारे पास हम लो टेम्परेचर से हीट लेते हैं और सिस्टम लो टेम्परेचर से हीट लेते हैं Q1 और उसको हम R डिवाइस को देते हैं, और ये जो R डिवाइस है इसके थ्रू जो हीट है वो हम हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम को देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर वाले सिस्टम से हीट बाय यूजिंग दिस डिवाइस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम को। मतलब सिस्टम 1 से हीट हम देंगे सिस्टम 2 को। तो सिस्टम 1 है लो टेम्परेचर पे और सिस्टम 2 है हमारे पास हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम लोअर साइड टू हायर टेम्परेचर साइड। लेकिन हम फिर भी वो कर रहे हैं कि हम Q1 हीट लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम से ले रहे हैं और उस Q1 हीट को हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट की यहाँ पे की। और जब हम ऐसा करते हैं और फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ई डिवाइस है, ई डिवाइस में हम हीट लेते हैं
हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से Q2, और जो हीट इस ई डिवाइस को हम देते हैं वो हीट क्या करती है कि हमारे पास कुछ वर्क करती है, बाकी जो Q2 हीट है उसमें से Q1 हीट अगेन आपकी सिस्टम 1 को रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए वर्क डन अगर हमने निकालना है तो वर्क डन हमारे पास निकलेगा Q2 माइनस Q1, क्योंकि Q2 हीट टोटल आई थी और कुछ काम हुआ और कुछ Q1 हीट आपकी सिस्टम 1 को रिजेक्ट होगी या ट्रांसफ़र होगी। तो इसलिए टोटल हीट माइनस रिजेक्टेड हीट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास Q1 है जो हीट सिस्टम 1 को रिजेक्ट हुई, और जो हमने सिस्टम 1 से सिस्टम को दी वो भी हमारे पास Q1 है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही डिवाइसेस को R और E को हम यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे Q1 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 मतलब जो E से हमारे पास हीट Q1 आ रही है वही हीट Q1 हम जो है R को यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन दे रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सिस्टम 2 ही है जो कि हायर टेम्परेचर पे है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल जब होगा, मतलब पहले हम Q1 जो है सिस्टम 2 को देंगे और सिस्टम 2 क्या करेगा, Q2 हीट E को देगा और E कुछ काम करेगा और कुछ हीट आपकी रिजेक्ट होगी। वही रिजेक्टेड हीट हम अगेन R के थ्रू Q1 को देंगे, अगेन सिस्टम 2 Q2 हीट E को देगा और कुछ काम दोबारा होगा। इससे क्या होगा कि हर साइकिल में हमारे पास जो वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा हमारे पास तो यहाँ पे हीट Q2 हमारे पास यूज होगी, एक तो वर्क डन में, दूसरा Q1 हीट रिजेक्शन में। तो इस तरह से एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी कि जो सिस्टम 2 की हीट है वो काफ़ी हद तक वर्क डन होने में लग जाएगी। फिर जो ये हमारे पास सिस्टम 2 का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी हमारे पास जो है कम हो जाएगा। तो जब ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमारे पास कम हो जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम ऐसे सिस्टम से हीट ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है और उससे हम जो है वर्क डन यहाँ पे करवा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास हीट सिस्टम 2 से हमने ली वो टोटल हीट हमारे पास जो है टोटल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कुछ हीट हमारे पास जो है यहाँ पे रिजेक्ट भी हो रही है, जो कि हमारे पास वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास यहाँ पे टेबल में हमारे पास दी है। तो बोलता है कि अगर हम डिवाइस R को लेते हैं और डिवाइस R में हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो जो R है डिवाइस हमारे पास वो कोल्ड बॉडी सिस्टम से हॉट सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रही है, जो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट की वायलेशन है। लेकिन जो हमारे पास डिवाइस E को अगर हम देखें वो क्या कर रही है कि जो हायर टेम्परेचर पे सिस्टम है उससे हीट लोअर टेम्परेचर की साइड को ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे हमारे पास ये जो E डिवाइस है इसमें वर्क डन भी हमारे पास हो रहा है। तो ये हमारे पास बोलता है कि ये हमारे पास वैलिड हीट इंजन के केस में ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस हमारा वैलिड है कि जब हायर टेम्परेचर की साइड से हम किसी हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम से हीट लेते हैं और वो किसी डिवाइस को देते हैं, वो डिवाइस कुछ काम करती है और बची हुई हीट आपकी यहाँ पे लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम को रिजेक्ट हो जाती है। तो इट इज़ द वैलिड हीट इंजन। लेकिन बोलता है कि ये साइकिल के प्रोसेस जब हमारा चलता है हम इनको कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइंड R एंड D, और जब हम R और E को कंबाइन कर देते हैं
तो होता है कि प्रोड्यूसेस वर्क विद नो नेट हीट फ्रॉम द हॉट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क किससे कर रहे हैं, हम हीट ऐसे सिस्टम से ले रहे हैं जो कि अब काफ़ी लो टेम्परेचर पे आ गया है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जो कि हमारे पास वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास है कि हम किसी लोअर बॉडी से हीट लेके किसी डिवाइस को दे रहे हैं और उससे हम जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क हमारे पास टोटल हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रही है, उसका कुछ पार्ट भी हमारे पास जो है रिजेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे कि हम हीट जो है, जो कि अपने आप में काम करती है और हीट हम लोअर बॉडी वाली साइड से हीट लेते हैं और उस हीट से हम जो है कुछ काम करवा सकते हैं, जो कि हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की वायलेशन हमारे पास होती है। तो इस तरह से ये हम जो इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शो करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्टेटमेंट को हम वायलेट खुद करते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट भी वायलेट हमारे पास जो है हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों स्टेटमेंट्स लगभग इक्वल या इक्विवेलेंट हमारे पास होती है।